बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है अर्थ एंड बियॉन्ड, यानी ज़मीन और उसके आगे। यानी इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ज़मीन के बारे में, ज़मीन की उसकी शेप के बारे में, उसके डायमीटर के बारे में और ज़मीन की मूवमेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ज़मीन के अलावा और कौन सी हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि मौजूद हैं, जिनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी इनके आपस में इंटरेक्शन क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ इनका जो है आपस में वास्ता पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस यूनिट का, वो है द यूनिवर्स, यानी कायनात। कायनात के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि कायनात क्या है। The word universe comes from a Latin phrase meaning turning as one। यानी ये वर्ड जो है यूनिवर्स, ये कहाँ से आया है? लैटिन का मतलब है लातीनी। ये एक लातीनी फ्रेज़ है, एक जुमला है जिसका मतलब है टर्निंग एज वन, यानी एक होना। द यूनिवर्स इज़ मैटर, एनर्जी एंड स्पेस कंटेनिंग गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। यानी यूनिवर्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें, वो किस चीज़ से बनी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? मैटर, एक तो मादा है, दूसरा एनर्जी यानी ताकत, एंड स्पेस कंटेनिंग गैलेक्सीज, यानी स्पेस है, जगह बहुत ज़्यादा है, कंटेनिंग गैलेक्सीज कहकशाएँ हैं, स्टार्स तारे हैं, प्लैनेट्स सैयारे हैं, डस्ट पार्टिकल्स यानी जो हैं ज़रात या गर्द गुबार के जो ज़रात होते हैं, एंड गैसेस और गैसें हैं। यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, कायनात में मौजूद हैं। अब आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, देखें ज़रा, ये सारी जो हैं छोटे छोटे हमें जो है ये पूरा एक स्पेस है और उसमें छोटे छोटे जो हैं डॉट्स जो हैं ये सारी गैलेक्सीज़ हैं, स्टार्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं, प्लैनेट्स हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं, जो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई हैं। फिर है द यूनिवर्स इज़ ह्यूज एंड इन्फिनिट, यानी कायनात जो है वो बहुत बड़ी है और इन्फिनिट का मतलब है लामहदूद है, जिसकी कोई हद ना हो। द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, यूनिवर्स जो है, कायनात जो है बहुत ही वसी पैमाने पर है, बहुत ही वसी है, बहुत बड़ी है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट इट इज़ स्पेंड अक्रॉस द डिस्टेंस ऑफ 20 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी एक फ़र्ज़ किया गया है, एक फ़र्ज़ी सी बात है कि कायनात का जो डिस्टेंस है वो कितना तक फैला हुआ है, लाइक 20 बिलियन लाइट ईयर्स। बिलियन यानी 20 अरब या करब, 20 अरब करब, अरबों करबों जो है उस लाइट ईयर्स, यानी हमारे जो साल है वो नहीं, लाइट ईयर्स मतलब लाइट जितना तेज़ी से जो है वो, जितना लाइट ट्रैवल करती है वो 20 बिलियन ईयर्स। वेयर एज ईच लाइट ईयर, एक जो साल है लाइट ईयर, इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर, यानी वो डिस्टेंस लाइट ईयर, यानी एक लाइट ईयर जो है उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस इतनी है कि जितना कि लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। अब हम देखते हैं कि लाइट जो है वो किस वेलोसिटी से और कितना जो है वो ट्रैवल करती है एक साल में। लाइट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड क्या है, यानी वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन मिलाई जाए तो वो वेलोसिटी हो जाती है। तो लाइट जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। सो इन 1 ईयर, तो एक साल में इट कैन ट्रैवल अबाउट 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो अगर उसकी वेलोसिटी इतनी है तो एक साल में वो कितना ट्रैवल करेगी, एक साल में वो ट्रैवल करेगी 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 10 ट्रिलियन। More precisely, 1 light year is equal to 9 trillion kilometers। और अगर और भी क्लियर देखा जाए तो एक लाइट ईयर जो है वो कितने के इक्वल होता है, एक लाइट ईयर 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो सोचिए ज़रा कि अगर एक लाइट ईयर में 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स तक वो ट्रैवल करता है तो 20 बिलियन लाइट ईयर्स में वो कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना ज़्यादा। तो इससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स जो है वो बहुत बड़ी है और इन्फिनिट है, यानी
उसकी वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है कि वो कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला की कुदरत है, उसने यूनिवर्स को इतना बड़ा बनाया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग। कायनात का जो पूरा एक जो कायनात की जो साख्त है वो बहुत कैप्टिवेटिंग का मतलब है दिल फरेब, यानी बहुत दिल को मोह लेने वाला, यानी बहुत अट्रैक्टिव है, दिल को बहुत, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड स्टार्स टू फॉर्म अ सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स यानी सैयारे जो हैं वो स्टार्स के इर्द गिर्द जो हैं, वो जितने भी स्टार्स मौजूद हैं हमारे उसमें यूनिवर्स में, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते रहते हैं और पूरा क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह का हमारा सोलर सिस्टम है। बिलियंस ऑफ स्टार्स क्लम टुगेदर टू फॉर्म गैलेक्सीज। और बहुत सारे यानी अरबों खरबों सितारे जो हैं वो एक क्लम का मतलब है झुंड, झुंड बना लेते हैं और सारे झुंड झुंड बना बना के उसको क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का मतलब है कहकशाएँ, यानी बहुत सारे सितारे जो हैं वो एक जगह जो हैं, बिलियन ऑफ स्टार्स एक जगह झुंड बना लेते हैं तो गैलेक्सी बन जाती है। एक और जगह पर बहुत सारे स्टार्स बन जाते हैं तो वो जो है गैलेक्सी बना लेते हैं। तो यानी हमारे यूनिवर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की गैलेक्सीज मौजूद हैं, सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं हमारे उसमें मौजूद हैं। अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। और तकरीबन यूनिवर्स में, कायनात में कितनी गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन, यानी 100 अरब, 100 अरब करब जो हैं हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज मौजूद है। इतने ज़्यादा, तो सोचिए ज़रा, गैलेक्सीज इतनी ज़्यादा होंगी तो स्टार्स कितने ज़्यादा होंगे, यानी स्टार्स झुंड बना के ही गैलेक्सी बनाते हैं तो फिर स्टार्स की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। मोस्ट गैलेक्सीज आर फाउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स। और फिर वो सारे गैलेक्सीज जो है, कुछ गैलेक्सीज जो है वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं क्लस्टर्स, यानी बहुत सारे गैलेक्सीज एक जगह जमा हो जाते हैं तो क्लस्टर बनाते हैं, दूसरी तरफ और बहुत सारी गैलेक्सीज जमा हो जाती हैं तो क्लस्टर बना लेते हैं, इस तरह का पूरा शेप बन जाता है। दीज क्लस्टर्स फॉर्म इवन लार्जर ग्रुप्स कॉल्ड सुपर क्लस्टर्स और नेब्यूला। क्या करते हैं कि फिर जब बहुत सारे क्लस्टर्स जो हैं वो जब ग्रुप बनाते हैं तो फिर क्या बनाते, सुपर क्लस्टर्स बना लेते हैं या नेब्यूला। ठीक है, एक जगह पर बहुत सारे क्लस्टर्स बन गए, ग्रुप बना लिया तो सुपर क्लस्टर बन गया। एक और जगह पर बहुत सारे क्लस्टर्स जो हैं उन्होंने ग्रुप बना लिया तो सुपर क्लस्टर बन गया। इस तरह जो है पूरा प्रोसेस जा रहा होता है। फाइनली काउंटलेस सुपर क्लस्टर्स जॉइन टू फॉर्म द यूनिवर्स। और आखिरकार जब बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। यानी पूरा ये प्रोसेस जा रहा है कि पहले जो है छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं, फिर छोटी जो है ग्रुप बनाते हैं बड़ी, फिर वो बड़ी जो है वो ग्रुप बनाते हैं उससे बड़ी, फिर वो उससे बड़ी, और फिर आखिर में जो है यूनिवर्स बन जाता है। सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल हैव बीन, यानी अब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, कि यूनिवर्स कायनात जो है वो बनी कैसे, किस चीज़ से बनी और कैसे बनी। Since thousands of years people have been wondering about the universe, यानी हज़ारों सालों से जो है लोग यही सोच रहे हैं, यही जो है वो कर रहे थे कि कायनात बनी कैसे। Does it stretch out forever or is there a limit? यानी कि ये क्या इसका जो फैलना है वो हमेशा के लिए है या कोई इसकी हद भी है। And where did it all come from? और ये सब कहाँ से आया। Did the universe has a beginning? क्या कोई इस कायनात की कोई आगाज़ था इस कायनात का, कि कोई आगाज़, हर चीज़ का कोई आगाज़ होता है, कहीं से वो शुरू होती है, क्या कोई आगाज़ था इसका। अ मोमेंट ऑफ क्रिएशन, यानी जिस लम्हे कोई चीज़ बन जाती है, और एग्जिस्टेड फॉरएवर, ये हमेशा से ही है, ये हमेशा से ही जो है ये बना हुआ है और हमेशा के लिए है। क्या चीज़ें हैं, तो लोग इस चीज़ के बारे में हमेशा से सोचते थे कि यूनिवर्स जो है उसके बारे में सारे सवालात लोगों के जहन में आते थे। एवरीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ एन एंड टू। यहाँ पर आपको एक छोटा सा सोचने के लिए बताया गया है कि हर चीज़ जो है जिसकी बिगिनिंग होती है उसका एंड भी ज़रूर होता है, ख़ात्मा भी ज़रूर होता है। जिस तरह इंसान होते हैं, पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, जानवर, पौधे, जितने भी जानदार हैं, तो यूनिवर्स के बारे में भी जो है यही बात आ सकती है कि अगर ये शुरू हुआ है तो जाहिर है इसका एंड भी होगा। कैन यू गेस द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स एंड हाउ इट विल एंड। क्या आप गेस कर सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि जो है ये यूनिवर्स कभी कभी एंड होगा और वो कैसे होगा। खैर ये तो एक सोचने की बात है। फिर है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी।
यानी यूनिवर्स के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ़ जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी अपनी थीरीज़ बताई कि ऐसा भी हो सकता है। यानी इसके बिगिनिंग के लिए या जो लोग सोचते थे इसके बारे में, उसके बारे में अपनी अपनी थीरीज़ लोग बनाते थे। तो एक थीरी जो कि बहुत मशहूर थी और जिन्होंने जो है बहुत सारे लोगों ने इस पर वो किया था कि हाँ यही हो सकता है, बिग बैंग थ्योरी जो है उसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स केम इनटू बीइंग अबाउट 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात जो है वो तकरीबन 15 से 20 अरबों साल पहले जो है बनी हुई है, जो नहीं आगाज़ में आई है, वजूद में आई है। इट डेवलप्ड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली डेंस एंड हॉट स्टेट। ये कैसे वजूद में आई है? एक बहुत ही सख्त घाड़े और बहुत ही जो है गर्म स्टेट से, बहुत ही गर्म उससे आई है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत गर्म स्टेट हो, बहुत ही शक्ल हो कोई बहुत गर्म और बहुत गाढ़ी शक्ल, उस चीज़ से आई है। द मैटर एंड एनर्जी वर कंप्रेस्ड टुगेदर एट इनफिनिट डेंसिटी। यानी मादे को और एनर्जी को, यानी ताकत को और मादे को जो है कंप्रेस किया गया, बहुत प्रेस किया, उसको प्रेशर दिया गया, इकट्ठे दोनों को इकट्ठे प्रेशर दिया गया इनफिनिट डेंसिटी के साथ। डेंसिटी कहते हैं कसाफत को, बहुत ज़्यादा गाढ़ेपन को, उसके साथ जो है उनको जो है बहुत लामहदूद कसाफत के साथ उनको कंप्रेस किया गया दोनों को। एंड हीटेड टू अ ट्रिलियन ऑफ डिग्रीज, यानी ट्रिलियन डिग्रीज, ट्रिलियन बहुत ज़्यादा डिग्रीज के साथ जो है उन दोनों को गर्म किया गया, यानी कंप्रेस भी किया गया और गर्म भी किया गया। द एनर्जी एंड मैटर वर यूनिफाइड एट अ सिंगल पॉइंट बाय अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और क्या किया? एनर्जी और मैटर जो है उन दोनों को एक किया गया, एक पॉइंट पर एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ, यानी दोनों की एक इक्वल कॉम्बिनेशन ली गई और एक सिंगल पॉइंट पर दोनों को इकट्ठे किया गया। बट बाय सम अननोन फोर्सेस द कॉम्बिनेशन वाज डिस्टर्ब्ड, सो देयर वाज अ मैसिव एक्सप्लोजन दैट फिल्ड द स्पेस विथ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कूल्ड डाउन टू फॉर्म हेवनली बॉडीज। लेकिन क्या हुआ? कुछ और ऐसी अनजानी सी कुव्वतें थीं जिनको नहीं पहचाना जा सका, ऐसी कुव्वतें थीं जिन्होंने इनकी कॉम्बिनेशन को, जिस खूबसूरत कॉम्बिनेशन में इनको इकट्ठे किया गया था, उस कॉम्बिनेशन को उन्होंने डिस्टर्ब किया। उन ताकतों ने जो है उनको डिस्टर्ब किया। तो क्या हुआ? एक धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ। किस चीज़ का? मैटर और एनर्जी का, इनका धमाका हुआ। और क्या हुआ? उनके जो सारे पार्टिकल्स थे मैटर के, वो सारे पार्टिकल्स जो है स्पेस में फैल गए, सारे पार्टिकल्स मैटर के स्पेस में फैल गए। और जब वो कूल हो गए, वो मैटर के जो पार्टिकल्स है जब वो ठंडे हो गए तो क्या बन गए? हेवनली बॉडीज़, यानी प्लैनेट्स, स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी हमारे स्टार्स हैं और जितने भी, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं उससे मैटर से बन गई। सिंस देन द यूनिवर्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग, और उसके बाद यूनिवर्स जो है वो क्या है? फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। कैरिंग गैलेक्सीज, उसमें कहकशाएँ भी हैं, एंड ऑल अदर मैटर विद इट, और भी बहुत सारे मादे जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। वाइल एक्सपेंडिंग इट इज़ कूलिंग एज वेल, और फैलने के साथ साथ वो और कौन सा काम हो रहा है उसमें? ठंडा होने का काम भी हो रहा है, यानी ठंडा भी हो रहा है और फैल भी रहा है। Though there are almost 13 theories about the beginning of the universe, the scientists call this new theory as Grand Unification Theory, यानी GUT। यानी मतलब ये है कि इसके अलावा भी, बिग बैंग थ्योरी के अलावा भी 13 थीरीज जो हैं वो यूनिवर्स कायनात के आगाज़ के बारे में जो है आ चुकी हैं। और द साइंटिस्ट कॉल दिस न्यू थ्योरी, और जो एक नई थ्योरी आई है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, यानी GUT। After Einstein's theory of relativity, scientists like Weinberg and Abdus Salam explained that the weak and powerful electromagnetic forces in the universe come to balance each other at a certain point and are merged as one। यानी इस थ्योरी के बाद, आइंस्टाइन थ्योरी के बाद, जो आइंस्टाइन ने कहा था और बाकी साइंटिस्ट ने कहा था इस यूनिवर्स के बाद, उसके बाद लाइक वेनबर्ग ने भी अपनी थ्योरी दी थी, और अब्दुल सलाम ने, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, उन्होंने वेनबर्ग और अब्दुल सलाम ने ये एक्सप्लेन किया था कि कमज़ोर और ताकतवर बरकी मैग्नेटिसियत की जो ताकतें हैं, यानी इलेक्ट्रो मतलब बिजली की जो मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिसी जो ताकतें हैं, वो जब यूनिवर्स में, वो जब कायनात में एक साथ आती हैं, यानी जब वो एक दूसरे के साथ जब ताकतवर और कमज़ोर ये जो फोर्सेस आती हैं मैग्नेटिसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
तो क्या करती हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, यानी एक कमज़ोर होती हैं, एक ताकतवर होती हैं। वो जब दोनों मिलती हैं एक दूसरे को जो है वो बैलेंस करती हैं एक पॉइंट पर, और क्या क्या हो जाती हैं, एक बन जाती हैं। यानी इन्होंने ये थीरी दी है। तो इस किस्म की मुख्तलिफ थीरीज़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास है कुरानिक व्यू, यानी कुरान के लिहाज से। ये तो हमारे साइंटिस्ट की सारी बातें होगी कि साइंटिस्ट ने क्या कहा था इस थीरी के बारे में और यूनिवर्स के बारे में, लेकिन अब कुरान हमारा क्या कहता है कि कायनात के बारे में कुरान में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है। अकॉर्डिंग टू द कुरान, द यूनिवर्स इज़ solely created by Allah Almighty and He is the supreme ruler of the universe। यानी कुरान के मुताबिक इस कायनात को किसने बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने बनाया है, और उसी का जो है, और वही इसका हाकिम है, वही पूरी कायनात का हाकिम है। अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, द वन, द ओमनीपोटेंट। यानी अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है, द वन, एक अकेला जो एक है, द ओमनीपोटेंट, और वो कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ बना सकता है। Moreover, the universe, the earth and the heavens have a definite lifespan। और इसके अलावा कायनात, ज़मीन और जितने भी हेवंस जितने भी बाकी बॉडीज़ हैं, हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, मतलब उनकी ज़िंदगी का एक मुकर्रर वक्त है। एंड डेफिनेट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स लाइक अदर क्रिएशन, जितने भी बाकी मखलूक़ात हैं, यानी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जैसे इंसान, जानवर और पौधे हैं, उनकी ज़िंदगी का एक लाइफ स्पैन है, एक ही जो है उनका, उन्होंने एक ज़िंदगी गुजार के जो है ख़त्म हो जाना है। तो इस तरह कायनात का भी जो एक दिन आएगा कि वो ख़त्म होगी। अल्लाह अलमाइटी हैज़ डिक्लेयर्ड, अल्लाह ताला ने फरमाया, वी क्रिएटेड नॉट द हेवंस एंड द अर्थ एंड ऑल बिटवीन देम बट फॉर जस्ट एंड्स एंड फॉर अ टर्म अपॉइंटेड। जो कुछ ज़मीन में है और आसमानों में है, और जो ज़मीन में है और आसमानों में है, अल्लाह ताला ने जो है उनको एक हक़ के साथ जो है पैदा किया और एक मुकर्रर वक्त तक पैदा किया है। यानी हक़ के साथ पैदा किया है और मुकर्रर वक्त तक पैदा किया है। तो यहाँ से पता चलता है कि इस यूनिवर्स का भी जो है एक मुकर्रर वक्त है, चाहे वो कब से ही पैदा हुआ हो, जितना भी उसका टाइम हुआ हो, लेकिन उसका भी ख़त्म होने का एक टाइम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द सोलर सिस्टम, यानी निज़ाम शमसी। यानी अब हम नेक्स्ट हमारे उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो है सोलर सिस्टम क्या है। और सोलर सिस्टम इज़ अ माइन्यूट पार्ट ऑफ द गैलेक्सी मिल्की वे। यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक बहुत छोटा सा जो है एक हिस्सा है, किस चीज़ का, कहकशां का, मिल्की वे कहकशां। इट कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड सम ड्वार्फ प्लैनेट्स। यानी इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसमें सूरज है, 8 सैयारे हैं और उसके सैटेलाइट्स हैं, यानी जो सैयारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, उनके सैटेलाइट्स घूमते हैं। एंड सम ड्वार्फ प्लैनेट्स, ड्वार्फ कहते हैं बहुत छोटे, बोने, यानी बहुत छोटे जो है प्लैनेट्स होते हैं, वो भी मौजूद हैं। बिसाइड्स एस्टेरॉइड्स, यानी कि जो वो छोटे जो चलते तारे होते हैं उसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स, जो अक्सर हम देखते हैं जो चलते रहते हैं, स्लो चलते हैं, मूव करते हैं। कॉमेट्स कहते हैं दुमदार तारे। मीटियोराइट्स एंड इंटरप्लेनेटरी डस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम। इसके अलावा मीटियोराइट्स हैं, वो भी एक किस्म के स्टार्स हैं। एंड इंटरप्लेनेटरी डस्ट, यानी प्लैनेट्स के बीच में जो डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं वो भी सोलर सिस्टम में जो हैं शामिल है। यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या है, एक तो सन है, 8 जो हैं वो सैयारे हैं, सैयारों के अपने इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो सैटेलाइट्स हैं, और इसके अलावा बाकी जितने भी हमने स्टार्स को देखा है, और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं। फॉलोइंग आर द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी सबसे पहले, अब जितने भी हम पढ़ेंगे आगे, जितने भी मतलब ये सारे प्लैनेट्स कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम में। नंबर 1, इट इज़ द फास्टेस्ट, मरकरी इज़ द फास्टेस्ट मूविंग एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अच्छा, एक और बात ये कि अब जितने भी हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे वो वाले प्लैनेट्स हैं जो कि बिल्कुल उनका सन के साथ अपने मतलब लाइन वाइज, सबसे पहला सन के साथ कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये हम बारी बारी जो है सारे प्लैनेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे सन के जो सबसे करीब है वो कौन सा है, नंबर 1 पे मरकरी। इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन।
सबसे ज़्यादा तेज़ घूमने वाला सैयारा है और सबसे ज़्यादा करीब है सूरज के। इट सर्कल्स राउंड द सन वंस एवरी 88 डेज। ये हर 88 डेज के बाद जो है सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाता है। एट डे टाइम्स इट्स सरफेस टेम्परेचर रीचेज एज हाई एज 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और दिन के वक्त इसका जो टेम्परेचर है इसके सरफेस का वो कहाँ तक पहुँच जाता है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुँच जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वीनस। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट यानी वीनस जो है वो सबसे गर्म जो है वो सैयारा है। इट्स टेम्परेचर नेवर ड्रॉप्स बिलो 500 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। यानी इसका वीनस का जो टेम्परेचर है वो कभी भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो बिलो नहीं होता। कभी कम क्यों नहीं होता, इसकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। कि आतिशफिशानी चीज़ें उसके सरफेस पर आतिशफिशां बहुत हैं, फटते रहते हैं, ज़ाहिर फिर वो गर्माइश निकलती है तो सरफेस तो ऑब्वियसली फिर जब लावा निकलेगा तो सरफेस तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो है उसका टेम्परेचर 500 से कभी भी कम नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार फॉर इट्स ब्राइटनेस। और वीनस को जो है सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, उसकी अपनी ब्राइटनेस, उस वो खुशनुमा, उसकी जो है वो खुशनुमा है, खूबसूरत नज़र आता है इस वजह से। थर्ड नंबर पे जो सूरज से जो फासले पे आता है प्लैनेट वो है अर्थ यानी हमारी ज़मीन। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट पोजेसेस द क्वालिटीज़ दैट कैन सपोर्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ। ये वाहिद एक प्लैनेट है, वाहिद वो सैयारा है जो कि जिसमें क्या क्वालिटीज़ हैं कि उस पर ज़मीनी लाइफ है यानी उस पर जानदार रहते हैं, पौधे हों, इंसान हों, जानवर हो। इस वजह से ये क्वालिटी है कि ये लाइफ सिर्फ यहीं पर मौजूद है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन शेप्ड बाय इट्स ऑर्बिटल एंड रोटेशनल बिहेवियर। और उसकी जो अर्थ की जो खसूसियात हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, उसके ऑर्बिटल और रोटेशनल बिहेवियर। यानी जो अर्थ जिस तरह का घूमता है सूरज के इर्द गिर्द और जिस तरह वो अपने ऑर्बिट में घूमता है, उसी की वजह से जो है अर्थ की जो है सारी खसूसियात हैं। यानी अगर अर्थ जिस तरह से वो घूमेगा उसी लिहाज से जो है ज़मीन और ज़मीन जो है दिन और रात जो है वो आएंगे। इसी वजह से जो है सीजन्स चेंज होंगे। इसी वजह से जो है बाकी सब कुछ जो है वो जितना भी हमारा कैलेंडर का पूरा प्रोसेस है वो सारा होगा। तो ये ज़मीन की किस पे डिपेंड करता है, उसके रोटेशनल बिहेवियर कि वो किस तरह सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, अपने ऑर्बिट में किस तरह घूमता है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका फासला कितना है बाकी प्लैनेट से, उसी पे डिपेंड करता है उसकी खसूसियात। नेक्स्ट है हमारे पास मार्स। इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज़ 63 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसके जो सरफेस जो टेम्परेचर है मार्स का वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ्स लिटिल ब्रदर। उसको ज़मीन का छोटा भाई भी कहा जाता है, किसको, मार्स को। दो नो एविडेंस हैज़ येट बीन कन्फर्म्ड बट साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ लाइफ ऑन इट बिकॉज इन द पास्ट मार्स हैड वाटर रिजर्व्स। यानी इसको अर्थ का छोटा भाई क्यों कहा जाता है, इस वजह से कि अभी पूरी तरह जो है वो प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं कि इस पर भी जो है मार्स पर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है मौजूद है, क्योंकि बहुत पहले माजी में यहाँ पर पानी के कुछ ज़खायर मिले थे, यानी पानी मौजूद था। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि अगर पानी मौजूद था तो साइंटिस्ट कहते हैं कि फिर शायद कहीं पर भी जानदार भी हों, जिंदा लोग भी हों। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ जुपिटर। इट इज़ द बिगेस्ट planet of the solar system, requiring less than 10 hours to complete one rotation on its own axis। यानी जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और उसको 10 आवर्स से भी कम टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। अपने ही जो है मदार में एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 10 आवर्स से कम लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सैटर्न। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न होल्ड स्पेक्टेकुलर रिंग्स अराउंड इट। और सैटर्न के जो है इर्द गिर्द खूबसूरत जो है बहुत ही खूबसूरत जो है रिंग्स हैं। इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड स्लाइटली बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। यानी पोल्स जो होते हैं, यानी जो उसके जो एक प्लैनेट होता है उसके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं सिरे पे, उनकी तरफ जो है वो फ्लैट हैं, जो है सीधे हैं, और बिल्कुल बीच में यानी इक्वेटर के साइड पे जो है वो ज़रा फूले हुए हैं, निकला हुआ ये सैटर्न जो सैयारा है। यूरेनस।
इट इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस जो है ये तीसरे नंबर पर जो है बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ नेपच्यून। इसको नेपच्यून का जो है जुड़वा भी कहा जाता है। इट इज़ यूरेनस स्पिन्स ऑन इट्स साइड्स एंड हैज अ सिस्टम ऑफ एटलीस्ट 11 रिंग्स। ये यूरेनस जो है वो अपने अतराफ में भी जो है वो घूमता है और जो है उसके इर्द गिर्द 11 रिंग्स हैं, यानी एटलीस्ट 11 रिंग्स, यानी बहुत सारे रिंग्स हैं इसके इर्द गिर्द। लास्ट जो प्लैनेट है हमारे पास वो है नेपच्यून। इट इज़ द जाइंट ऑफ गैस प्लैनेट्स, यानी जो है बहुत सारे गैस प्लैनेट्स का एक पूरा एक गोला है, जाइंट है। द कोल्डेस्ट एंड द विंडीएस्ट, यानी बहुत ही जो है ठंडा है और बहुत ही ज़्यादा हवादार है, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं यहाँ पर। और ठंडा बहुत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये सबसे जो है आखिर में है। सबसे करीब जो है वो कौन सा था? मार्स था। और सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है। इट गिव्स ऑफ मोर हीट दैन इट गेट्स फ्रॉम द सन, यानी जितना ये सन से जो है वो लेता है, खुद ये कोल्डेस्ट है, लेकिन जितना ये सन से हीट लेता है उससे ज़्यादा जो है ये उस देता है, देने में ये ज़्यादा देता है जितना ये सन से इतना ज़्यादा, ज़ाहिर दूर है, सन से ज़्यादा ले नहीं सकेगा सूरज से, लेकिन वो देता ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लैनेट्स, यानी सैयारों के बारे में। द वर्ड प्लैनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग वॉन्डरर, यानी यूनानी ज़ुबान में जो है वो प्लैनेट, जो एक लफ्ज़ जो है प्लैनेट, सैयारा, ये किस लैंग्वेज का जो है वर्ड है? ये जो है यूनानी लैंग्वेज का जो है वर्ड है। उसका मतलब है वॉन्डरर, यानी इधर उधर घूमना फिरना। उसका प्लैनेट का मतलब है इधर उधर घूमना फिरना। द 8 planets अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, यानी 8 जो सैयारे हैं इनका जो फासला है और सन से जो इनकी बारी बारी जो इनकी पोजीशन है वो कुछ इस तरह है। पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर आखिर में क्या है? नेपच्यून। Each planet revolves around the sun in its own set path called orbit. सारे जो सैयारे हैं वो अपने ही अपने मदार में जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। The planets are held intact in their right positions due to the gravitational and centrifugal forces between them. और सारी जो planets हैं वो अपने अपने ही जो ऑर्बिट में है फिक्स घूम रहे हैं, यानी कोई भी हिल जुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उनके बीच में 2 किस्म के फोर्सेस हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कशिश शकल, यानी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। एक ताकत उनमें ग्रेविटेशनल है, यानी एक दूसरे को खींचते हैं। और एक और ताकत है सेंट्रीफ्यूजल, यानी अपने ही मरकज़ से किसी को दूर करना। यानी कि अगर सिर्फ उनमें कशिश शकल होती सब सैयारों में, फिर तो वो एक दूसरे को ही जो है खींचते रहते और आपस में टकरा जाते। और अगर उनके दरमियान सिर्फ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होती, यानी वो एक दूसरे को जो है फोर्स की तरफ से अपने सेंटर से भगाते, तो भी वो आगे किसी और के साथ लग जाता। तो अल्लाह ताला ने इनके बीच में दोनों फोर्सेस बनाई हैं, ग्रेविटेशनल भी और सेंट्रीफ्यूजल भी। ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। तो कैंसिल करने से क्या फ़ायदा होता है? वो जो है ना दूर जा सकते हैं ना एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो यानी सारे जो है इन्हीं 2 फोर्सेस की बिना पर सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में जो है आराम से जो है वो घूम रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स एंड द ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी सैयारे और जो के हैं छोटे सैयारे, जो बहुत ही जो है छोटे सैयारे। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU डिफाइंस प्लैनेट एज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट, यानी इंटरनेशनल जो एक यूनियन है जो इस एस्ट्रोनॉमिकल, यानी जो जितने भी स्पेस के बारे में मालूमात जिनके पास होती हैं, उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि प्लैनेट सैयारा क्या है, मतलब किस तरह की जो एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसमें क्या होता है, ये खसूसियात होती हैं। लाइक नंबर ए, मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन, एक तो वो अपने मदार में घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द। नंबर बी, हैज़ सफिशेंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेज सो दैट इट एज्यूम्स अ हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड शेप एंड क्या करते हैं, सेकंड क्या है, इनके सफिशेंट मास होता है अपना सेल्फ ग्रेविटी का, जो उसके जो अपने कशिश शकल होती है हर प्लैनेट की, उनका अपना एक मास होता है जो क्या करता है, एक और सख्त बॉडीज़ जो उनके आसपास होती हैं उनकी ताकत को जो है रोकने के लिए, उनकी ताकत को ओवरकम करने के लिए, ताकि क्या हो, इनका इक्विलिब्रियम बराबर हो, इनका जो है सोलर सिस्टम में बैलेंस बराबर हो, उनमें इतनी ताकत हो कि वो अपना बैलेंस जो है वो बराबर कर सके, कोई और बॉडी जो है उन पर ना आ सके, उनको वो रोक सकें।
और नंबर सी है हैज़ क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और उसी ताकत की बिना पर जो है वो अपने मतलब जो आसपास उनका जो इलाका है उनको वो साफ रखें, यानी कोई उन पर हमला ना कर सके। द ड्वार्फ प्लैनेट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड डू नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड देयर ऑर्बिट्स। और क्या होते हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत छोटे साइज में होते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने आसपास के इलाके को साफ कर सकें, अपने ऑर्बिट को। उन पर आराम से कोई भी, उनमें इतनी ताकत नहीं होती, उनका अपना मास नहीं होता, उनकी अपनी ग्रेविटी की इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी और सख्त बॉडी को जो है रोक सकें। On the basis of above mentioned criteria, the IAU excluded Pluto from the solar system in July 2006. पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे जिनमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन जुलाई 2006 में उसको हटाया गया क्योंकि प्लूटो जो है बहुत ही छोटा था और वो अपने आप को जो है वो नहीं हिफाजत अपनी नहीं कर सकता था कि अगर कोई भी सैयारा जो है उन पर जो है थोड़ा सा भी फोर्स डालेगा तो वो जो है कुछ भी हो सकता है ख़राब, तो उनको जो है एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया। प्लूटो एंड 2003 UB313 आर कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। दो किस्म के प्लैनेट्स, एक और भी प्लैनेट जो था वो हमारे सोलर सिस्टम में शामिल था 2003 UB313, उन दोनों को जो है हटाया गया उनकी जो है छोटे साइज़ की बिना पर और उनकी ताकत ना होने वजह की बिना पर। ये पूरा डायग्राम आपके सामने है सोलर सिस्टम का, जिसमें बताया गया है आपको पूरा एक मरकरी आपको बताई गई है, ये साइज़ के वीनस का साइज़ बताया गया है, अर्थ का, मार्स, ये सेरेस है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये प्लूटो और ये जो है 2003 UB313। ये बताया गया है कि पूरा सोलर सिस्टम है हमारा, और जो क्लासिकल प्लैनेट्स आपको बताए गए हैं ये सारे जो जितना भी ये सन है और ये बारी बारी उनका अपना एक वो बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास द सन एज अ स्टार एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ज़मीन सूरज जो है वो एक सितारा है और एनर्जी देने का एक ज़रिया है, यानी ताकत देने का एक ज़रिया है। द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूरज जो है हमारे निज़ाम शमसी का, सोलर सिस्टम का सबसे सेंट्रल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूज साइज ऑफ द सन इनेबल्स इट टू एक्सटेंड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड फार आउट इनटू द स्पेस एंड होल्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। यानी सन का जो ये बड़ा साइज़ है इसको क्या करता है, इसका क्या फ़ायदा है इसके लिए कि ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है दूर दूर तक जो है पहुंचाता है। यानी इसी के साइज़ की वजह से जो है ज़ाहिर है किसी चीज़ का साइज़ ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी उसकी ज़्यादा होगी, साइज़ छोटा होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड छोटी होगी। तो सूरज की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसके बड़े साइज़ की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जब ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को भी उतना ज़्यादा खींचती है, अपनी तरफ रखती है। सूरज का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा है तभी तो 9 प्लैनेट्स और वो सारे सैटेलाइट्स और जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो उसके इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर होता तो वो सारे इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है वो नहीं जा पाता, सारे ऑर्बिट्स में मौजूद रहते हैं इसी ग्रेविटेशनल और ये खींचने की ताकत की वजह से। The sun, though extremely hot and far away from us, is a source of light and heat that makes life possible on the earth. सन जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म और जो है दूर होने की वजह से जो है मतलब बहुत दूर भी है बहुत ज़्यादा और बहुत गर्म भी है। ये क्या है, हमारे लिए एक लाइट देने का ज़रिया है और हीट देने का। इन दो चीज़ें हमें सन से मिलती हैं, एक हमें लाइट मिलती है और एक हमें हीट मिलती है। और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से ज़मीन पर अगर कोई लाइफ आज मौजूद है, ज़मीन पर अगर हम जो है रह रहे हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, हमें खाने पीने की चीज़ें मैसर हो रही हैं, तो वो क्यों? क्योंकि इस गर्माइश हमें देती हैं और एक जो है वो लाइट हमें देती है। द हीट एंड लाइट आर क्रिएटेड इन द सन्स कोर। इस सन का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा है, जो शदीद गर्म होता है, जो हीट और लाइट होती है असल में हमें वही से मिलती है। यानी सन के 3 हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट और फिर बीच वाला मेंटल और उसके बाद सबसे अंदर वाला जो है वो कोर, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, वहीं से हमें ये हासिल होती है। एवरेज टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन इज़ 6900 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ज़मीन अर्थ सन की जो टेम्परेचर है सन के सरफेस का वो कितना है, 6900 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सन का टेम्परेचर है। नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट हेवनली बॉडीज़ ऑफ द सोलर सिस्टम आर डिफाइंड बिलो। यानी प्लैनेट्स और सूरज के अलावा जो सोलर सिस्टम में जो बाकी बॉडीज़ मौजूद हैं वो ये हैं एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। दे आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स विच आर समटाइम्स कॉल्ड स्मॉल प्लैनेट्स।
यानी ये चट्टानों की तरह जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉल्ड विच आर समटाइम्स कॉल्ड स्मॉल प्लैनेट्स, और कभी कभार उनको हम क्या कहते हैं, छोटे सैयारे भी कहते हैं। मीटियोराइट्स, दे आर स्मॉल रॉक पीसेज इन द यूनिवर्स। ये जो है कायनात में एक स्मॉल चट्टानों की तरह जो हैं मौजूद होते हैं, पीसेस की तरह, छोटे छोटे जो चट्टानों के जो पीसेस होते हैं, विच आर विद इन द इमीजिएट विसिनिटी ऑफ द अर्थ, जो कि बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल जो है नज़दीक नज़दीकी होते हैं, हमारे अर्थ के करीब होते हैं, यानी अर्थ के प्लैनेट के जो है उसके हदूद में होते हैं। फिर है हमारे पास कॉमेट्स, दे आर ऑब्जेक्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ हेड मेड ऑफ डस्ट एंड आइस एंड अ टेल ऑफ शाइनी पार्टिकल्स ऑफ गैस विच मूव अराउंड द सन। यानी कॉमेट्स क्या होते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो हेड हैं वो किस चीज़ से बने हैं, डस्ट और आइस से, और उनकी जो टेल है वो किस चीज़ से बनी है, शाइनी पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के शाइनी पार्टिकल्स से, विच मूव अराउंड द सन, जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं सैटेलाइट्स, दे आर दोज हेवनली बॉडीज विच बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन देयर ओन एक्सिस ऑल्सो अराउंड द प्लैनेट्स। ये वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी घूमते हैं और अपने मदार में भी घूमते हैं। जिस तरह अर्थ जो है वो अपने मदार में भी घूमता है और सूरज के गिर्द भी घूमता है, इस तरह सैटेलाइट्स जो हैं ये अपने मदार में भी घूमते हैं और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी जो हैं घूमते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लैनेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी प्लैनेट्स की जितने भी सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनकी खसूसियात क्या हैं, यानी किस लिहाज से, कि मतलब हर लाइन जो जिनका जो सीक्वेंस है सूरज के साथ डिस्टेंस के बारे में, उनके हिसाब से जो है उनका सन से डिस्टेंस कितना कितना है, यानी हर एक का, मरकरी का, वीनस का, अर्थ का, ये सब का जो है मिलियन किलोमीटर के लिहाज से जो है वो सन से इनका डिस्टेंस कितना है। फिर है पीरियड ऑफ रोटेशन ऑन एक्सिस, यानी अपने ही मदार में जो ये घूमते हैं, रोटेशन करते हैं सन के, ये कितने घंटों का है, दिनों का है, मिनट्स का है, ये पूरा बताया गया है सबके बारे में। और फिर इनका यहाँ पर डायमीटर बताया गया है इक्वेटर पे, यानी जो एक सैयारे की जो गोलाई होती है एक बिल्कुल बीच में इक्वेटर पे जो उनकी जो डायमीटर होता है वो सबका बताया गया है। और लास्ट में बताया गया है नंबर ऑफ मून्स, यानी सैटेलाइट्स, हर एक के जो हैं इर्द गिर्द सैटेलाइट्स हैं नहीं हैं, कितने हैं, ये सब बताया गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, मून, वीनस का भी कोई नहीं है, अर्थ का एक है जो कि है मून, यानी वही हमारा मून हो गया, और मार्स का जो है ये 2 हैं सैटेलाइट्स, यानी हमारा जो मून हो गया और बाकी जो है बाकी सैटेलाइट्स हैं। मार्स के जो है 2 हैं, जुपिटर के 28 जो हैं सैटेलाइट्स हैं, मून्स हो गए, सैटर्न के जो हैं 30 हैं, यूरेनस के जो हैं 21 है, और नेपच्यून के जो हैं वो 11 सैटेलाइट्स हैं। तकरीबन सब की जो हैं इतने इतने इस तरह हैं, और बाकी पूरा जो है इनका पूरा एक डिटेल में बताया गया है, इनका डिस्टेंस, इनके रोटेशन, इनके डायमीटर और इनके सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टॉपिक, द प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ जो है उसमें क्या कुछ है। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, अर्थ जो है वो सन से तीसरे नंबर पर है प्लैनेट। द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लिक्विड वाटर इट कैन सस्टेन लाइफ एज वेल, ये वाहिद प्लैनेट है जिस पर पानी मौजूद है और इस पर जो है ज़िंदगी भी, ज़ाहिर है ज़िंदगी भी इधर ही मौजूद है, जानदार लोग सब। शेप ऑफ द अर्थ, आवर एंसेस्टर्स बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट लाइक अ टेबल, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जो पुराने हमारे लोग थे, एंसेस्टर्स थे पुराने, वो कहते थे कि ज़मीन की जो शेप है वो ऐसी फ्लैट है जैसे कोई टेबल, ऐसा बिल्कुल एक मेज़ की तरह जो है बिल्कुल सीधा जो है उसका शेप है। दे फेयर्ड दैट अ पर्सन सेलिंग टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द अर्थ विल इवेंचुअली फॉल डाउन द एज ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग डरते थे इस चीज़ से कि जो लोग जो हैं वो सेल करेंगे, कश्तियों में जाएंगे, ज़मीन अर्थ के बिल्कुल कोने तक जाएंगे, तो वो डरते थे कि जो है कहीं वो जो है ज़मीन की सतह से गिर ही ना जाए। मतलब वो कहते थे कि बिल्कुल फ्लैट है, जिस तरह मेज़ जो है एक एज पर जो है किनारे पर ख़त्म हो जाता है, तो वो कहते हैं ज़मीन का भी ऐसे कोई किनारा है, हम किनारे पर पहुँचेंगे तो फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाएंगे। डू यू रिमेंबर, यहाँ पर एक छोटा सा बताया गया है या दहानी की गई है कि मुस्लिम साइंटिस्ट वर द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट द अर्थ इज़ अ ग्योइड, दैट इज़ इट इज़ अ स्फेयर विच इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम।
यानी मुस्लिम साइंटिस्ट वो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने बताया था कि जो है अर्थ जो है वो एक ग्योइड है। क्या मतलब है कि एक ऐसा गोलदारा है, स्फीयर है, ऐसा गोल है कि जो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है, यानी गोल है, उसका शेप गोल है, लेकिन ऊपर से और नीचे से जो है थोड़ा सा जो है वो फ्लैट जो है, उसकी सतह जो है वो थोड़ी सी फ्लैट है। ये बताया गया है इस बात के लिहाज से। थेल्स, a Greek philosopher, gave the idea in 640 BC that the earth is a spherical body. थेल जो है वो एक यूनानी फिलोसोफर था। उसने 640 BC में जो है आइडिया दिया था कि ज़मीन जो है वो एक गोल स्फेरिकल बॉडी है। पहले एरिस्टोटल ने, फिर कोपरनिकस ने ये डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है बिल्कुल बाल की तरह जो है गोल है। फाइनली इट वॉज न्यूटन हु प्रूव दैट द अर्थ वॉज नॉट अ कम्प्लीट सर्कल। फिर आखिर में ये न्यूटन था जिसने प्रूफ किया कि अर्थ जो है वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, रादर इट वाज स्फेरिकल इन शेप। हाँ, लेकिन गोलाई में है लेकिन कंप्लीट गोल नहीं है। द अर्थ बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। अर्थ जो है वो इक्वेटर में जो है फूला हुआ है, मोटा सा है, एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। और पोल्स में जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिहाज से वहाँ पर क्या है, फ्लैट है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। क्योंकि ये अपने भी मदार में घूम रहा है, सूरज में भी घूम रहा है इर्द गिर्द, और अपने मदार में भी घूम रहा है, इसलिए अपने मदार में घूमने की वजह से जो है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो क्या है, फ्लैट है। फिर हमारे पास है साइज ऑफ द अर्थ। डिटर्मिनिंग द साइज ऑफ द अर्थ वॉज अ डिफिकल्ट टास्क। हाउएवर, Eratosthenes, a Greek librarian who performed an experiment in Alexandria, Egypt, found the circumference of the earth which was 25,000 miles। यानी कि अर्थ का जो एक पूरा साइज़ मालूम करना था वो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन एक ग्रीक लाइब्रेरियन था, एक यूनानी लाइब्रेरियन था जो एक लाइब्रेरी चलाता था, इरेटोस्थेनेस उसका नाम था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था अलेक्जेंड्रिया यानी इजिप्ट में, मिस्र में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तजुर्बा किया था। उस तजुर्बे के तहत उन्होंने ज़मीन का जो है, अर्थ का जो है पूरा जो है डायमीटर और उसकी जो लेंथ है वो मालूम कर ली थी, कितना माइल से कितना है पूरा जो अर्थ का सरकमफ्रेंस होता है सारा वो मालूम कर लिया। और वो क्या था, 25,000 माइल्स, यानी 25,000 माइल्स जो है वो अर्थ का पूरा सरकमफ्रेंस साइज था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज़ 197 मिलियन स्क्वायर माइल्स, आउट ऑफ विच 29% is covered by land while 71% is covered by water। यानी इसमें से 197 मिलियन में स्क्वायर माइल्स में से जो है 29% जो है वो क्या है, खुश्की है, और 71% जो है वो हिस्सा जो है पानी ने जो है कवर किया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। पोलर डायमीटर जो है यानी नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हैं उन पे क्या है, पोलर डायमीटर 7,900 माइल्स हैं। और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है यानी इक्वेटर का जो एक पूरा डायमीटर, ज़ाहिर है ये छोटा होगा, इक्वेटर का बड़ा होगा, इक्वेटर का जो डायमीटर है वो है 7,926 माइल्स। टॉपिक नंबर 4 हमारे पास है द अर्थ मूवमेंट्स, यानी सबसे पहला इस हमारे पास अर्थ की जो हरकत हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट है रोटेशन, यानी अर्थ का घूमना, ज़मीन का जो घूमना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स पोलर एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अपने ही मदार में, अपनी ही जगह पर, एक्सिस कहते हैं अपने ही पॉइंट पर घूमना जो है उसे हम कहते हैं रोटेशन। अर्थ जो अपने ही जो उस पर घूमता है, अपनी जगह पर घूमता है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। The Earth completes one rotation in 23 hours 56 minutes and 4 seconds, which is taken as 24 hours for a practical convenience। यानी अर्थ जो है एक चक्कर जो है अपनी जगह पर कितने टाइम में मुकम्मल करता है, 24 घंटों में। 24 घंटों में वो अपनी जगह पर एक जो है एक चक्कर मुकम्मल करता है। The Earth rotates from west to east with an average speed of 1660 kilometers per hour। क्या करते हैं, अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, और कितने स्पीड से घूमता है, यानी एक घंटे में 1660 किलोमीटर जो है वो तय करता है टाइम। फिर अर्थ रोटेशन के बारे में हम करेंगे कि अर्थ रोटेशन क्या क्या काम करता है, यानी अर्थ रोटेशन की वजह से क्या कुछ होता है। सबसे पहले कॉजेज डेज एंड नाइट्स, दिन और रात बदलते हैं। उसके बाद प्रोवाइड्स अस द अपरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार्स, फिर हमें अर्थ के रोटेशन से जो है स्टार्स का पता चलता है।
स्टार्स की मूवमेंट का पता चलता है। इसके अलावा गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम के बारे में पता चलता है। जो हम टाइम, जाहिर है अगर वो 24 घंटे, जिस तरह हमारे दिन के 24 घंटे होते हैं, उसी घूमने के लिहाज से हम भी अपना दिन पूरा करते हैं। प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन के बारे में हमें सेंस देते हैं। जाहिर है ईस्ट और वेस्ट, अगर वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो हमें भी वो डायरेक्शन मिलेगी। गिव्स द अर्थ इट्स ग्योइड शेप, यानी अर्थ को इसी अपने एक्सिस के घूमने की वजह से जो है अर्थ को ग्योइड शेप मिलती है। हमने जो पढ़ा था अभी कि कुछ जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि अर्थ क्या है, ग्योइड है, यानी वो स्फेयर है जो क्या करता है, जो ऊपर से और नीचे से जो है वो फ्लैट है। और फिर है टाइड्स आर अफेक्टेड बाय रोटेशन, यानी जो बड़ी बड़ी मौजें आती हैं समंदर में, बड़े बड़े लहरें आती हैं, उठती हैं, वो जो है उसका भी जो है इन रोटेशन के साथ जो है ताल्लुक़ है। ज़मीन की जो रोटेशन है उसका भी साथ ताल्लुक़ है। और लॉन्गिट्यूड्स हैव अ क्लोज रिलेशन विद रोटेशन, अर्थ पे जो ये लाइंस लगी हुई हैं वर्टिकल लंबाई में ऊपर से नीचे की तरफ, उसका जो ताल्लुक़ है लॉन्गिट्यूड्स, यानी यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी हमारे पास हैं, इनका भी ताल्लुक़ किस चीज़ से है, हमारा रोटेशन से है। यानी इसका भी हमें लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं हमें अर्थ पर ज़मीन की जगह का तयन करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है। तो इनका ताल्लुक़ भी जो है लॉन्गिट्यूड्स का ताल्लुक़ किससे है, रोटेशन से है। नेक्स्ट है हमारे पास डे एंड नाइट। द अर्थ इज़ अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी एंड इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। नॉन ल्यूमिनस कहते हैं जिसकी कोई अपनी रोशनी ना हो, जो कोई अपनी रोशनी ना देता हो और किसी और चीज़ से रोशनी लेता हो। तो अर्थ एक नॉन लुमिनस बॉडी है और वो लाइट कहाँ से लेती है, सन से। डे एंड नाइट साइकिल्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ स्पिन ऑन इट एक्सिस। और दिन और रात हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि दिन और रात कब बनते हैं, अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ रोटेट करती है अपने स्पिन पे, अपने ऑर्बिट पे जो है वो जो स्पिन करती है, रोटेट करती है 24 घंटों में। तो 24 घंटों में भी हमारा क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो जो हिस्सा ज़मीन का रोटेशन के दौरान सूरज की तरफ होगा वो हमारा क्या होगा, दिन का टाइम होगा। और जो हिस्सा सूरज की तरफ नहीं होगा वो हमारा कौन सा टाइम होगा, रात का टाइम होगा। The part of the earth facing the sun experiences day and the part away from the sun experiences night। वही बात कि जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा तो वो दिन होगा और जो सूरज से दूर होगा वो रात होगी। As the earth spins counterclockwise viewed from above the north pole, the region of the daylight moves across the globe from east to west। अगर हम ऊपर से नॉर्थ पोल की तरफ से अगर हम अर्थ को देखें, ज़मीन को अगर हम देखें कि किस तरफ से जो है वो दिन का टाइम होता है, तो वो किस टाइम होता है, रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। लेकिन दिन का टाइम कैसे होता है, वो उल्टा होता है। अर्थ जो है वो उल्टा क्लॉकवाइज मूव नहीं करता, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है। तो फिर जो है दिन का टाइम कैसे होता है, फिर वो ईस्ट से वेस्ट की जानिब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिवोल्यूशन। द मोशन ऑफ द अर्थ इज इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड रिवोल्यूशन। यानी अर्थ जो अपने ऑर्बिट में सन के गिर्द, सूरज के गिर्द जो चक्कर जो मुकम्मल करती है उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45.68 seconds और अप्रॉक्सीमेटली 365 1/4 days। यानी अर्थ जो है वो एक चक्कर जो है 365 डेज में मुकम्मल करती है सूरज के गिर्द, और इतने घंटे, इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स के साथ। यानी तकरीबन 365 डेज और 1/4 यानी 1/4 हिस्सा, इतना ही जो है वो मुकम्मल करती है, एक दिन का 4 हिस्सा, ठीक है, लेकिन एक दिन का 1/4 हिस्सा जो होता है। टू मेक अप फॉर दिस 1/4 डे एवरी 4th year इज ऑफ 366 days एंड इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो इस एक दिन को मुकम्मल करने के लिए, पूरा एक दिन बनाने के लिए हर 4 साल बाद जो है एक जो साल होता है उसमें 365 डेज की जगह 366 डेज होते हैं और उसे हम कहते हैं लीप ईयर। फिर है जी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट एन एवरेज रेट ऑफ 107 यानी 1,07,218 किलोमीटर पर आवर। अर्थ जो है वो जो सन के गिर्द जो है जो चक्कर लगाता है उसका जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, ईस्ट से वेस्ट।
हमने कहा था नेक्स्ट उसमें रोटेशन में कि जो रोटेशन होती है, जो अर्थ रोटेट करता है अपने ही और अपने एक्सिस पे, तो वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, और जो सन के गिर्द चक्कर लगाता है अर्थ, वो ईस्ट से जो है वेस्ट की जानिब चक्कर लगाता है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट एन एवरेज रेट ऑफ 1,07,218 किलोमीटर पर आवर। यानी अर्थ जो है सन के गिर्द एक चक्कर जो है वो कितने स्पीड से लगाता है? 1,07,218 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। डायग्राम में बताया गया 2 टर्म्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू टर्म्स हैं, यानी एक है पेरिहीलियन और एक है एफिलियन। यानी अगर अर्थ सूरज के गिर्द रोटेट करते हुए अगर उसका ऑर्बिट सूरज के करीब होगा तो क्या होगी? तो यानी स्पीड जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर ये जो है ऑर्बिट करीब होगा सन के, ये देखिए ज़रा, ऑर्बिट सन के करीब है, और अगर रोटेट करते हुए उसका ऑर्बिट जो है वो सन से दूर होगा तो क्या होगी? स्पीड जो है वो भी क्या होगी? जो किलोमीटर का जो उसका फासला होगा वो भी ज़्यादा होगा, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो ये जो है इसमें एक न्यू बात समझाई गई है। एक पेरिहीलियन से हम कहते हैं जब ऑर्बिट करीब हो, और जब ऑर्बिट दूर हो तो उसे हम कहते हैं एफिलियन। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन, कि रिवोल्यूशन के असरात क्या होते हैं। यानी अगर ये अर्थ जो है सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो इसका क्या असर होता है, मतलब यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें इसके रिजल्ट में हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले है गिव अस सेंस ऑफ टाइम, टाइम का हमें पता चलता है रिवोल्यूशन से। हेल्प टू डिटर्मिन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, हमने पढ़ा था कि रोटेशन से हमें लॉन्गिट्यूड्स का पता चलता है, और यहाँ पर रिवोल्यूशन से हमें लैटिट्यूड्स का पता चलता है। लैटिट्यूड्स यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हमारे जो नॉर्थ पोल हैं, साउथ पोल हैं, उनमें जो वेदर वो होता है, वेदर की, जिस तरह लॉन्गिट्यूड में हमें जगहों का पता चलता है, इस तरह लैटिट्यूड में जो है हमें वेदर का पता चलता है। प्रोवाइड वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे, हमें रिवोल्यूशन से हमें क्या पता चलता है? दिन के लेंथ के बारे में। जिस तरह हम आगे पढ़ेंगे कि रिवोल्यूशन जो है वो मौसमों की तब्दीली में जो है इसका बड़ा हाथ है। जिस तरह रोटेशन का दिन और रात के आने में बड़ा काम है, इस तरह रिवोल्यूशन का जो है वेदर से बड़ा ताल्लुक है, सीज़न से बड़ा ताल्लुक है, उसके चेंज से बड़ा ताल्लुक है। तो जाहिर है जब गर्मी का मौसम होगा तो लेंथ ऑफ डे क्या होगी? ज़्यादा होगी, रात छोटी होगी, और जब सर्दी का मौसम होगा तो दिन छोटे होंगे, रात लंबी होगी। तो इसलिए यहाँ पर रिवोल्यूशन का लेंथ ऑफ डे के साथ भी ताल्लुक है। फिर है लीड टू अ डिफरेंस इन अ सोलर एंड अ साइड्रियल डे, यानी अगर अर्थ के गिर्द चक्कर लगाएंगे तो वो एक अलग उसकी लेंथ होगी, एक अलग उसका जो है टाइम होगा। और साइड्रियल डे का मतलब है बाकी किसी और स्टार के गिर्द चक्कर लगाने से जो है उसका, यानी सूरज के गिर्द जो प्लैनेट चक्कर लगाएंगे और जो बाकी प्लैनेट स्टार्स के गिर्द चक्कर लगाएंगे तो उनके और सूरज के जो है चक्कर के बीच में 4 मिनट का फासला होगा, यानी 4 मिनट का डिफरेंस है। जो 4 मिनट जो है वो कम लगते हैं बाकी स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। और फिर है लीड टू द चेंज ऑफ सीजन्स, वही बात जो भी हमने की है कि मौसमों की तब्दीली में रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ सीजन चेंज, यानी मौसम कैसे बदलते हैं। द अर्थ एक्सपीरियंसेस 4 सीजन्स इन अ ईयर, यानी ज़मीन पर जो है एक साल में 4 मौसम आते हैं। दीज सीजन्स आर ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड अनइक्वली बाय द सन। और ये सीजन्स कब आते हैं, ये मौसम कब आते हैं? ये इसलिए आते हैं जब ज़मीन जो है, एटमॉस्फेयर जो है, हमारा माहौल, वो सूरज की वजह से अनइक्वली हीटेड होता है, यानी बराबर हीट नहीं होता। अब ये बराबर हीट क्यों नहीं होता? द सन्स रेज स्ट्राइक द अर्थ इन स्ट्रेट लाइन्स, यानी सूरज जो है उसकी जो शुआएं हैं वो ज़मीन पर स्ट्रेट पड़ती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं। बट ड्यू टू द अर्थ स्फेरिकल शेप द सनलाइट स्प्रेड्स आउट मोर एट द पोल्स देन अराउंड द इक्वेटर। तो चूँकि उसकी जो रेस स्ट्रेट आती हैं सूरज की, लेकिन यहाँ पर अर्थ की शेप जो है वो क्या है? स्फेरिकल है, गोल है, यानी इक्वेटर पे ज़्यादा है, मोटा सा है, और जो पोल्स की जानिब स्ट्रेट सा है।
तो क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि सूरज की जो शुआएं हैं वो कैसे पड़ती हैं, सूरज की शुआएं इक्वेटर पर जो है वो ज़्यादा पड़ती हैं, और जैसे जैसे वो पोल्स की जानिब जाती हैं, पोल्स की जानिब, तो वो बिखर जाती हैं, यानी पोल्स तक सही तरह से रेस पहुंच नहीं पाती, इधर उधर बिखर जाती है माहौल में, और इक्वेटर तक बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं। तो क्या मतलब है, when the rays spread out they provide less heat, so the farther a place is from the equator the colder its climate tends to be। तो क्या मतलब हुआ, जब ज़ाहिर है रेस जो हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी पोल्स की जानिब, तो क्या होगा, सूरज की रोशनी ज़्यादा उसको हीट नहीं कर सकेगी, जब रेस पहुंचेंगे नहीं, और जब हीट नहीं कर सकेगी तो वो जगह क्या होगी, ठंडी रहेगी। तो जो जगह इक्वेटर से दूर होगी, जिस पे सन रेज नहीं पड़ेंगी, वो क्या होंगी, ऑटोमेटिकली जो है वो कोल्ड होंगी, वो कम होंगी, उस पर हीट जो है वो कम होगी। द सीजन्स आर कॉज्ड एज द अर्थ रिमेन्स टाइटल ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सीजन्स कब बनते हैं, यानी कब कॉज होते हैं ज़मीन पर, जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे जो है कितने एंगल से घूमती हो, अपने 23.5 एंगल, यानी 23.5 एंगल से जब वो ज़मीन पे घूमती हो, एंड ट्रेवल्स इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और अपने ही ऑर्बिट पे घूम रही हो, अपने भी ऑर्बिट पे घूम रही हो, और सन के भी जो है 23.5 एंगल पे जब वो घूमती है तो सीजन जो है वो बनते हैं। द हेमिस्फेयर टाइटल टूवर्ड्स द सन एक्सपीरियंसेस समर सीजन, वाइल द हेमिस्फेयर विच इज़ टाइटल्ड अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर। यानी जो हेमिस्फेयर, यानी जो पोल जो है वो सूरज के सामने होता है, जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर समर सीजन होगा, और जो हेमिस्फेयर जो है वो सूरज से दूर होगा तो वहाँ पर कौन सा मौसम होगा, विंटर का मौसम होगा। द हेमिस्फेयर that is titled towards the sun is warmer because sunlight falls directly on the earth's surface, so less sunlight is scattered in the atmosphere। यानी जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो गर्म होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सूरज की जो शुआएं होंगी वो बिल्कुल उसकी जो है सामने उसे पड़ेंगी। इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट इज़ विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी अगर नॉर्थर्न साइड जो है वो सूरज के सामने होगा तो नॉर्थर्न साइड पे क्या होगा, गर्मी होगी, तो ऑटोमेटिकली जब वहाँ पर गर्मी होगी तो उल्टे साइड पे क्या होगी, सर्दी, साउथर्न साइड पे सर्दी होगी। द हेमिस्फेयर टाइटल टुवर्ड्स द सन हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। यानी जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहाँ पर गर्मी होगी, तो जब गर्मी होगी तो वहाँ पर दिन लंबे होंगे और रातें जो हैं वो छोटी होंगी। तो इसी तरह जो है हमारा पूरा जो है सीजन्स का एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इक्लिप्सेस। इक्लिप्स का मतलब है ग्रहण, यानी किसी चीज़ पर किसी चीज़ का साया आ जाना, धुंधला हो जाना, तारीक हो जाना, बंद हो जाना, उसे हम कहते हैं ग्रहण। यानी इस चीज़ की रोशनी कम हो गई है, बंद हो गई है, इसको ग्रहण लग गया है, ठीक है, उसका साया आ गया है किसी चीज़ का। द वर्ड इक्लिप्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू वैनिश। यानी ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है इक्लिप्स जो है, और जिसका मतलब है टू वैनिश, मतलब गायब हो जाना, बंद हो जाना। It is an astronomical event that occurs when one celestial object moves into the shadow of another। एक ऐसा खलाई इवेंट होता है, एक ऐसा आसमानी इवेंट होता है। ये कब होता है, जब एक जो बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी जो आसमानों पर होती है, वो जब किसी और के साये में चली जाए या किसी और पर अपना साया डाल दे, तब जो है इक्लिप्स फॉर्म में आता है। टू मेन टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस आर लूनर एंड सोलर इक्लिप्सेस। दो किस्म के इक्लिप्स होते हैं, एक लूनर इक्लिप्स और एक सोलर इक्लिप्स। लूनर यानी चांद ग्रहण और सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण पढ़ेंगे। अ लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून आर अलाइंड एग्जैक्टली इन वन लाइन। ये ग्रहण कब आता है सामने, जब सूरज, ज़मीन और चांद एक ही लाइन में तीनों आ जाएं, तीनों एक ही लाइन में, यानी कि सूरज और चांद के दरमियान में क्या आ जाए, ज़मीन आ जाए, और ज़मीन जो है उसके रास्ते को ब्लॉक कर दे। अब क्या होता है, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून एंड ब्लॉक्स द सनलाइट रीचिंग द मून। जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच में आती है तो चांद जो है सूरज से रोशनी लेता है, तो वो ज़मीन जो है उसकी रोशनी को ब्लॉक कर देता है। सिंस द मून इज़ अ नॉन लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस कहते हैं जिसकी अपनी कोई रोशनी ना हो, किसी और से वो रोशनी लेता हो। तो चूँकि चांद एक नॉन लुमिनस बॉडी है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूरज से रोशनी लेता है,
इट टर्न्स कम्प्लीटली डार्क व्हेन इट डज नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। तो जाहिर है जब ज़मीन बीच में आ जाए, उस पर उसकी रोशनी ना पड़े, तो क्या होता है, चांद बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो डार्क हो जाता है। इट हैपन्स इन फुल मून फेज। और ये लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब फुल मून हो, जब चौधरी का चांद हो, तो अक्सर ये फेज आता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द लूनर इक्लिप्स। और इसको हम क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स, चांद ग्रहण इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर इक्लिप्स। A solar eclipse takes place when the moon comes between the sun and the earth, thereby totally or partially obscuring the earth's view of the sun. क्या कहते हैं कि सूरज ग्रहण कब होता है, जब चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाए। देखिए ज़रा, चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आ गया तो ये क्या करते हैं, टोटली और पार्शली एब्सक्यूरिंग, एब्सक्यूरिंग कहते हैं बंद करने को, यानी या पूरी तरह उसकी रोशनी बंद कर देता है चांद, या पार्शली थोड़ी थोड़ी बंद कर देते। यहाँ पर देखें ज़रा, या तो चांद ऐसे हिस्से में आ जाता है कि पूरी तरह जो है, एक ऐसी कंडीशन में कि पूरी तरह जो है सूरज की इतनी बड़ी, अब यही सूरज की जो यही शुआएं हैं ये ज़मीन तक पड़ती हैं, तो यहाँ तक जो है उसकी रोशनी नहीं पहुँच पाती। और या तो फिर एक हिस्सा, या सूरज का एक हिस्सा जो है यहाँ तक नहीं पड़ पाती, और यहाँ पर या इस तरह का एक हिस्सा, तो या तो टोटली उसकी रोशनी बंद कर देता है, या फिर पार्शली थोड़ा सा जो है उसकी रोशनी जो है बंद हो जाती है। इट हैपन्स ओनली ऑन अ न्यू मून। और ये कब होता है सोलर इक्लिप्स, ये जब नया चांद निकलता है, उस पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। व्हेन दिस हैपन्स द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन अर्थ एंड वी सी अ सोलर इक्लिप्स। और जब भी ये होता है सोलर इक्लिप्स, तब जो है जो चांद होता है वो अपना साया ज़मीन के किसी हिस्से पर डाल लेता है, और हम जो हैं सूरज ग्रहण जो है आता है और हम उसको देखते हैं। तो ये भी एक किस्म का जो है ग्रहण है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच हेवनली बॉडीज़ डू फॉर्म द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स में कौन सी हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो शामिल हैं। तो इसका मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल मैटर हो गया, एनर्जी हो गई, यानी गैलेक्सीज हो गई, स्टार्स, प्लैनेट्स, और इसके अलावा जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स जो हमने पढ़ा था, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जो हैं, इन सब से जो है यूनिवर्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड। दिन और रात जो है वो कैसे बनते हैं। हमने पढ़ा था रोटेशन में कि ज़मीन जब अपने ही मदार पे घूमती है तो वो जो है डेज़ और नाइट फॉर्म होते हैं। तो जो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की जानिब होगा तो वो दिन होगा वहाँ पर, और ज़मीन का जो हिस्सा सूरज से दूर होगा वहाँ पर रात होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ रोटेशन। रोटेशन क्या है। रोटेशन क्या था कि ज़मीन जब अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही एक्सिस में जब वो घूमती है, अपनी एक्सिस पे जब अपनी जगह पर वो घूमती है, उसे हम कहते हैं रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन रिवोल्यूशन कॉज सीजनल चेंज। कि जो है रिवोल्यूशन जो है वो सीजन्स को कैसे चेंज करती है, उसको कैसे वो करती है। तो किस तरह करती है, हमने पढ़ा था कि जो हेमिस्फेयर जो है वो सूरज के सामने होता है, तो वहाँ पर कौन सा सीज़न होगा, वहाँ पर समर सीज़न होगा, और जो हेमिस्फेयर जो है सूरज से दूर होगा वहाँ पर विंटर सीज़न होगा। तो इस तरह जो है ऑटम और स्प्रिंग भी आ जाते हैं कि चारों जो हिस्सा सूरज की तरफ ज़्यादा होगा वहीं पर उसी के मुताबिक टेम्परेचर होगा, और वही उसी के मुताबिक जो है मौसम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ अ लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस। चांद ग्रहण जो है वो कैसे होता है। चांद ग्रहण ऐसे होता है कि जब सूरज, ज़मीन और अर्थ जो है एक ही लाइन में आ जाएं, या अगर चांद और सूरज के बीच ज़मीन आ जाए, और चूँकि चांद जो है वो एक नॉन लुमिनस बॉडी है, उसकी अपनी रोशनी नहीं है, तो जब ज़मीन उसके सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, और इस तरह जो है ज़मीन का साया सूरज चांद पर पड़ता है और चांद पूरी तरह जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स जो है वो ऐसे फॉर्म होता है। बातें हैं फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन। Number 1, spinning of the earth on its own axis is called rotation. Number 2, Dash suggested that the earth is spherical in shape. Newton suggested that the earth is spherical in shape. Number 3, equatorial diameter of the earth is 7,926 miles. Number 4, clusters of galaxies join together to form superclusters. Number 5, whenever the moon comes between the earth and the sun, solar eclipse takes प्लेस। फिर है हमारे पास मैच द कॉलम्स।
मैच द कॉलम्स में ऑर्बिट में क्या होगा, ऑर्बिट में हमारे पास होगा अ प्लैनेट्स पाथ, यानी प्लैनेट जो है वो किस पे घूमते हैं, अपने ऑर्बिट पे। 7,926 माइल्स क्या है, अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर। डेज एंड नाइट्स क्या है, कॉज्ड बाय रोटेशन, रोटेशन से जो है डेज और नाइट बनते हैं। मून क्या है, नॉन लुमिनस बॉडीज़ है जो अपनी इसकी कोई रोशनी नहीं होती, वो रोशनी लेता है। और सीजन्स क्या है, कॉज्ड बाय रिवोल्यूशन, यानी मौसम जो है वो रिवोल्यूशन से जो है वो बनते हैं।